हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव यूट्यूब अमित परिवार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डीसी जनरेटर को वर्गीकृत किया। एक तो सेपरेटली एक्साइटेड, तो पिछले दिनों हम लोगों ने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में देखा कि जब उसके चुंबकों को हम लोग अलग स्रोत से, चाहे बैटरी से अथवा किसी छोटे डीसी जनरेटर से डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करते हैं, तब उसे सेपरेटली या फिर कहेंगे पृथक उत्तेजित, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो उसके सारी बातों को हम लोगों ने देखा। अब उसका उपयोग भी हम लोग जो है बहुत नॉमिनल करते हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर अमूमन हम लोग वहीं प्रयोग करते हैं जो अपने ही करंट से, अपनी ही सप्लाई से अपने चुंबकों को उत्तेजित करता है, तो उसे हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ही ज़्यादा प्रचलन में है, उसी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जो यहाँ पर लिखा है स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर अथवा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसी का हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड बड़ा हो जाता है, उसके लिए अलग से एक्साइटर रखना पड़ेगा, बैटरी रखनी पड़ेगी, इसलिए उसका प्रयोग बहुत नॉमिनल होता है अथवा नहीं होता है। फिर भी अगर उसका प्रयोग हम लोग कहें कि उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो उसका प्रयोग हम लोग जो है धातुओं के वैद्युत निष्कर्षण में, नोट कर लें, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं। अमूमन करते नहीं हैं, बहुत कम है उसका उपयोग, लेकिन फिर भी हम लोग जो है धातुओं के वैद्युत निष्कर्षण में, शोधन में और जो मोटर की गति नियंत्रण की विधि है वार्ड लियोनार्ड विधि, उसमें, अथवा जहाँ पर एक्यूरेसी के साथ वोल्टता और धारा नियंत्रण की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार सुन लें, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का प्रयोग बहुधा बहुत ही कम किया जाता है। फिर भी इसका प्रयोग हम लोग जो है, आपने लिखा कि धातुओं के वैद्युत निष्कर्षण में, उनके शोधन में और गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में, तथा जहाँ पर वोल्टेज व धारा के बहुत एक्यूरेसी के साथ आवश्यकता होती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ उसके नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ऐसे जगहों पर हम लोग जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो नाम से ही पता है कि वह डीसी जनरेटर जो अपने चुंबकों का उत्तेजन अपनी ही धारा से करेगा, उसे हम लोग कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और फिर आपने इसका वर्गीकरण किया कि ये मेनली 3 प्रकार का है, सीरीज, शंट व कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो इसको लिख लें, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर किसे कहेंगे? तो वह जनरेटर जो अपने चुंबकों का उत्तेजन, या जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का तात्पर्य यह है कि जब फील्ड वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई, डीसी सप्लाई डालेंगे, तो वो चुंबक उत्तेजित हो जाएगा, और जब सप्लाई नहीं डालेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में यानी लौह रूप में बन जाएगा, और उसमें केवल अवशेष हल्का फुल्का चुंबकीय गुण रहता, उसे हम लोग अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। तो डीसी जनरेटर को आप लोगों ने देखा, अगर ये आपका योक अथवा बॉडी जिसको आप कहेंगे, ये योक है, यहाँ पर
चुंबक हमने लगा दिया ऐसे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे हम लोग हिंदी में वैद्युत चुंबक कहेंगे, ये धुर्रा हो गया। इसके ऊपर हम लोगों का जो है कम्यूटेटर हो जाता है, ये हो गया कम्यूटेटर। फिर इसके ऊपर हम लोगों का आर्मेचर ऐसे बनाया जाता है, और आर्मेचर में ही हम लोगों के ऐसे ऐसे स्लॉट बने होते हैं जिनमें हम लोग कंडक्टर या वाइंडिंग को पिरोते हैं। तो ये यहाँ पर जो होगा तार इसमें जो पिरोएंगे इसे हम लोग कहते हैं फील्ड, इसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। और चुंबकों पर जो यहाँ पर हम लोग इसे उत्तेजित करने के लिए कॉइल चढ़ाते हैं, इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। जब इसमें सप्लाई डीसी उत्पन्न होगी यहाँ से आपके कम्यूटेटर से, जहाँ यहाँ कार्बन ब्रश लगे रहेंगे, इन कार्बन ब्रशों से जब हमारी डीसी सप्लाई बाहर जाएगी, ऐसे डीसी सप्लाई यहाँ से निकली, और मान लीजिए कि यहाँ आपका टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर जा रही है, ऐसे इधर से पहुँची और इस कार्बन ब्रश से मान लीजिए कि ये ऐसे पहुँची। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये डीसी सप्लाई आपकी यहाँ टर्मिनल पर पहुँच रही है, यहाँ पर हमें अब डीसी मिलेगा, कम्यूटेटर हमें डीसी देगा। तो कम्यूटेटर से यहाँ सप्लाई पहुँचेगी टर्मिनल बॉक्स पर, और फिर यहाँ से बाह्य परिपथ हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो अंदर लगा हुआ है जनरेटर के अंदर। अब यहाँ से बाह्य परिपथ हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से हम लोग सप्लाई जो है पंखे को देंगे, हीटर को देंगे या बल्ब को देंगे, तो वो हमारा जो है बाह्य परिपथ हो जाएगा। ये हो गया आपका टर्मिनल बॉक्स। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनल बॉक्स। इसमें कापर की ये खूंटियाँ रहती हैं, और प्लस उसमें आपका जो है स्क्रू भी रहता है या नट रहता है, जिसमें हम लोग बाहर का तार जो है वहाँ पर ले आकर कस देंगे, और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा उसे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज भी कहेंगे। अब यहीं से अगर हम लोग यहाँ से इस तार को कट कर दें, तार जितने भी रहेंगे सब इंसुलेटेड रहेंगे। हम लोग जो आर्मेचर के खांचों में, आर्मेचर में जो वाइंडिंग करेंगे, वो सभी कंडक्टर जो है वो इंसुलेटेड होते हैं। प्लस यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग करेंगे वो भी इंसुलेटेड वायर रहते हैं, वो तार से उनका कोई, इस लौह क्रोड से उनका कोई संपर्क नहीं होता है। तो इनमें जब हम डीसी सप्लाई यहीं से अगर कट कर दें और इसमें यहाँ से ऐसे हम सप्लाई डाल दें ऐसे, और फिर यहाँ से निकाल कर और इस वाली वाइंडिंग में ऐसे ऐसे लुपेट कर इसमें डाल दें, और फिर यहाँ से जो है यहाँ पर हम कनेक्ट कर दें, और ये आपका ऐसे चला गया। तो एक से आपका मान लीजिए कि प्लस गया, और एक से जो है आपका ये माइनस कनेक्ट हो गया। तो ऐसे जब हम कनेक्ट कर देंगे तब आपकी देखेंगे कि ये हमारा जो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो गया। अब ये अपने चुंबकों का उत्तेजन किसी बाह्य स्रोत से न करके अपनी ही उत्पन्न की हुई डीसी सप्लाई से ही इस चुंबकों को उत्तेजित कर रहा है। तो इसे कहेंगे हम लोग स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो ये जो है जनरेटर हमारा 3 प्रकार का है, आपने देखा, एक है सीरीज, एक है शंट और एक है कंपाउंड। तो अब हम लोग इसको परिभाषित आपने कर लिया। अब ये हमारा स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर 3 प्रकार का है, आप लोगों ने पिछले दिनों उसमें देखा। शंट है, सीरीज है और कंपाउंड है। तो
अब हम लोग एक एक करके इसके विषय में देखेंगे और स्व उत्तेजित जनरेटर की परिभाषा आपको बार बार बता दिया कि वह जनरेटर जो अपने चुंबकों का उत्तेजन अपनी ही सप्लाई से या अपनी ही धारा से करेगा उसे हम लोग जो है स्व उत्तेजित या सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहेंगे। और ये बेसिकली 3 प्रकार का है, शंट, सीरीज, कंपाउंड। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। शंट को देखते हैं, पहले शंट ही देख लेते हैं। शंट डीसी जनरेटर, इसको हिंदी में कहेंगे पार्श्व। हिंदी में क्या कहेंगे? पार्श्व दिष्ट धारा जनित्र। क्या कहेंगे? हिंदी में ये कहेंगे शंट या पार्श्व दिष्ट धारा जनित्र। अब इसमें आप कहेंगे कि देखिए बेटा 2 ही कनेक्शन है आपका, ये आर्मेचर वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग है। इसे फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, इसे आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। और जब दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो उसे हम कहेंगे शंट डीसी जनरेटर। ध्यान से समझ लें, शंट डीसी जनरेटर क्या है? जब आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग जो चुंबकों पर की गई है, ये दोनों जब आपस में समांतर क्रम में होंगी तो हम उसे शंट या पार्श्व जनित्र बोलेंगे। और जब ये दोनों सीरीज में होंगी तब हम उसे जो है सीरीज डीसी जनरेटर कहेंगे। और जब एक ही चुंबकों के क्रोडों पर दोनों वाइंडिंगें लुपेट दी जाएं, सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग लुपेट दी जाए, तब उसे हम कंपाउंड या मिश्रित जनरेटर कहेंगे। तो अभी हम लोग एक एक करके इसके विषय में देख लेते हैं। तो पार्श्व दिष्ट धारा जनित्र क्या है? तो आप कहेंगे जब शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पार्श्व में, पार्श्व का मतलब समांतर, पार्श्व का मतलब समांतर, पार्श्व में या समांतर क्रम में जुड़ी हो तब उसे शंट जनरेटर कहेंगे या कहते हैं। तब उसे शंट या पूरा कहेंगे शंट डीसी जनरेटर कहते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग, इसे पूरा कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। पूरा अगर कहें तो इसे कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। तो शंट फील्ड वाइंडिंग ये क्या होगी? तो ये जो है नोट में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें, चाहे वैसे ही लिख लें पैरा चेंज करके कि शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों व अधिक टर्नों की बनाई जाती है। अधिक टर्नों की बनाई जाती है। क्लियर हो गया?
जब आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में हम लोग सप्लाई ऐसा जोड़ें कि ये फील्ड वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़ जाए, तब आर्मेचर वाली धारा इन चुंबकों से होते हुए यहाँ टर्मिनल पर पहुँचेगी। तो ऐसे संबंध जब हम लोग करेंगे अंदर दोनों का, तो उसी को कहेंगे शंट डीसी जनरेटर। परिभाषा के अनुसार कि जब शंट फील्ड वाइंडिंग, या यूं कहेंगे कि केवल फील्ड वाइंडिंग जब आर्मेचर, या पूरा कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे शंट डीसी जनरेटर कहते हैं। चूँकि बेटा हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखें, क्योंकि अब आर्मेचर से ही सप्लाई लोड में जाएगी और जितने लोड का वाटेज आप बढ़ाते जाएंगे, अर्थात लोड बढ़ाते जाएंगे, 500 वाट फिर आपने 1000 वाट कर दिया तो लोड आपने बढ़ा दिया। तो जैसे आपने देखा कि 100 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 200 वाट का रेजिस्टेंस कम है, 500 वाट का रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, 1000 वाट का रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो जितना हम लोग वाटेज बढ़ाते जाते हैं अथवा लोड बढ़ाते जाते हैं, उतने रेजिस्टेंस कम होता जाता है और धारा का प्रवाह उतने अधिक होता है। जैसे रेजिस्टेंस कम होगा, धारा ज़्यादा बहने लगेगी। तो आप लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं, बराबर आप लोगों को बताते रहते हैं कि इसीलिए हम लोग जब हीटर का प्रयोग करते हैं या किसी हैवी प्रेस का प्रयोग करते हैं, तो आप देखिए ना, प्रेस हमारा 500 वाट का है, ऐसे है, हीटर हमारा 1000 वाट का है। यानी जैसे ही हमारा वाटेज बढ़ेगा या लोड बढ़ेगा, उसी को लोड कहेंगे। तो आप देखते हैं कि उसका रेजिस्टेंस घट जाता है और उसमें धारा ज़्यादा बहती है। और ज़्यादा धारा बहाने के लिए हम लोगों को मोटे तार लगाने पड़ते हैं। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा धारा बहती है। तो इसलिए हम लोग प्रेस है, हीटर है, इसमें देखिए मोटा तार अथवा लीड लगाते हैं। अगर हम लोग पतला तार लगा दें, जिससे हम लोग 100 वाट, 50, 40 वाट, 60 वाट के बल्ब जलाते हैं, तो वो तार देखिए तुरंत ध्वस्त हो जाते हैं आपस में। उनका हीट होकर धारा का प्रवाह इतना ज़्यादा होता है और I²R से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तार अंदर से इतना हीट हो जाता है कि उसके ऊपर का PVC पिघल जाता है और दोनों तार आपस में शॉर्ट कर जाते हैं। तो उस समस्या से बचने के लिए अब आपके बात ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सर्किट का या बाह्य प्रतिरोध जो हमारा है, उसका जो है मान घटने लगता है और हमारे लोड में धारा का प्रवाह बढ़ने लगता है। और जब धारा का प्रवाह बढ़ेगा तो वो सारी धारा इसी आर्मेचर वाइंडिंग से होकर जाएगी। तो इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग भी मोटे तार की होनी चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग सदैव किसकी करेंगे? मोटे तार की और इंसुलेटेड वायर की। वैसे ही फील्ड वाइंडिंग किसकी करेंगे? तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग जो है, शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों की अधिक टर्नों की करेंगे। पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है, अतः फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों वाइंडिंग समांतर क्रम में आपस में जुड़ जाएगा तो समांतर क्रम में आपने देखा है कि कुल प्रतिरोध का मान, यानी इस फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के कुल प्रतिरोध का मान, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपके जनरेटर का बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग समांतर में 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 से रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे कि कुल प्रतिरोध का मान अगर आर्मेचर का प्रतिरोध 5 ओम है तो उससे भी कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो हमारी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर पाएगी। इसलिए हम लोग जो है समांतर क्रम में लगाते हैं, तो उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम लोग जो है शंट फील्ड वाइंडिंग का मान जो है
हम लोग प्रतिरोध का मान इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसे पतले तार का बना देते हैं और अधिक टर्न का बना देते हैं। अधिक टर्न करने से लंबाई उसकी बढ़ जाती है और पतला तार होने से भी उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार मोटा, एक ही धातु है, यदि उसका तार मोटा ले लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और तार उसका पतला ले लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग बताते हैं कि पतली नाली है तो पानी के बहाव में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगी और चौड़ी मोटी पाइप है या नाली है तो पानी के बहाव में अवरोध कम उत्पन्न करेगी। जस्ट वैसे ही आप समझिए यहाँ पर भी कि यदि मोटा तार रहेगा तो वो धारा के प्रवाह में कम अवरोध उत्पन्न करेगा और यदि आपका पतला तार रहेगा, उसी धातु का पतला तार आप ले लेंगे तो धारा का प्रवाह वो कम करेगा, अर्थात रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों व अधिक टर्नों की बनाई जाती है जिससे उसका प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध अधिक हो जाता है। क्लियर? अब इसका अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनावें तो सर्किट डायग्राम इस टाइप से हमारा बनेगा। यहाँ देख लें, अगर इसी का हम लोग सर्किट डायग्राम बनावें तो सर्किट डायग्राम आर्मेचर के लिए हम लोग एक ऐसे, ये हमारा हो गया आर्मेचर के लिए एक सर्किल बना देते हैं बेटा और इससे हम लोग जो है आर्मेचर कहते हैं। ये हो गया आर्मेचर और यहाँ पर ऐसे कार्बन ब्रूस लगा देते हैं, ये हो गया आपका कार्बन ब्रूस। ऐसे यहाँ से सप्लाई ले जाएंगे और इधर जो है, इधर हम लोग फील्ड वाइंडिंग लगा देंगे ऐसे ऐसे, इसको कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। यहाँ से सप्लाई हमारे लोड में चली जाएगी, इधर हम लोग लगा देंगे लोड। ये लोड वाट में रहेगा, इसको W या पावर P कहेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा बेटा उसे कैपिटल V, अभी बात हो रही थी, जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा उसे कैपिटल V कहेंगे। यहाँ का जो रेजिस्टेंस हम लोगों के घर का रहता है उसे कैपिटल R कहते हैं और इसमें जो धारा बहेगी उसे हम लोग कैपिटल I कहते हैं। और यहाँ ये आपका आर्मेचर है, ये क्या है? ये आर्मेचर है, यही आपका आर्मेचर है। ये वाला आपका कार्बन ब्रूस है दोनों लगा हुआ और ये वाला जो है आपकी फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? शंट फील्ड वाइंडिंग। ये है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग ये हो गई आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा जिसका मान आप 5ZNP/60A से ज्ञात करेंगे। जब इस आर्मेचर को आपका डीजल इंजन या टरबाइन नचाएगा तो ये चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को, चुंबक से निकलने वाले इन चुंबकीय फ्लक्सों को ये हमारा आर्मेचर काटने लगता है, जिससे आर्मेचर वाइंडिंग में 5ZNP/60A से प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होने लगेगा। क्लियर हो गया? जब प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होने लगेगा तो इससे धारा IA, कौन सी धारा? आर्मेचर धारा IA चलने लगेगी, बाहर की ओर निकलेगी और इसका रेजिस्टेंस मान लिया RA। तो ये धारा IA कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर आएगी। इधर जो आएगी उसे हम लोग कहेंगे, चूँकि इसमें आ रही है तो
तो इसलिए इसे कहेंगे ISH, यानी शंट फील्ड में बहने वाली धारा। ISH फॉर शंट, I फिर करंट हो गया, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा को हम लोग कहेंगे ISH, और इसके प्रतिरोध को कहेंगे RSH। क्लियर हो गया? तो इतनी व्यवस्था, ये बेटा इतनी व्यवस्था आपके जो है योग के अंदर रहेगी, और ये सिरा आपका टर्मिनल हो गया, ये वाला सिरा का हो गया, ये हो गया, और ये वाला सिरा आपका ये वाला हो गया। अब यहीं से आप ले जाकर लोड जोड़ेंगे, तो यहाँ से ले आकर हम लोगों ने लोड को जोड़ दिया, तो ये W क्या है? हम लोगों का लोड। लोड जिसे आप भार कहेंगे, भार हमारा किस में रहेगा? वाट में रहेगा। जो आप पंखा चलाएंगे या बल्ब जलाएंगे, हीटर तो वो हमारा सब लोड हो गया वाट। परिभाषा के अनुसार क्लियर हो गया? ये देखिए, ये आर्मेचर के साथ हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ये भी फिर वैसे ही हो गया, समांतर क्रम में हमारा लोड भी जुड़ गया। क्लियर हो गया? अब एक बात यहाँ पर देख लें कि ये वाली जो वाइंडिंग है, चुंबकों वाली ये वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जिसे लिखा हुआ है, ये फील्ड वाइंडिंग लिखा हुआ है, वो वाली ये है। और जो आर्मेचर वाली वाइंडिंग है, या जिसको आर्मेचर बोला गया है, वो वाली ये है। और ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो परिभाषा के अनुसार यही लिखाया गया कि जब शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पार्श्व कोष्ठ में समांतर या पैरेलल में जुड़ी हो, तब उसे शंट DC जनरेटर कहेंगे। चाहे यहाँ पर DC शब्द आप लगा लें या उसे शंट जनरेटर कहेंगे। और शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों की व अधिक टर्नों की बनाई जाती है, जिससे उसका प्रतिरोध, तो ये देखिए ना, पतले तार की और अधिक टर्न की ये बनाई गई है, इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। अगली पॉइंट इसी में आप लिखना चाहें तो लिख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है अगली पॉइंट भी। अक्सर हम लोग जो है जितने भी पॉइंट्स ऐसे लिखते जाएंगे, उनके विषय में ही अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट आप लिख लें कि चूंकि अब आप देखेंगे लोड की जितनी भी धारा है वो इसी परिपथ से ऐसे होते हुए और ऐसे पूरा करेगी, और इधर से जितनी धारा जाएगी वो ऐसे। तो इस तरह से सारी धारा, चाहे फील्ड वाइंडिंग की धारा आप देखें और चाहे लोड की धारा आप देखें, सब आर्मेचर से ही होकर गुजरेगी। तो इसलिए आप लिख रहे हैं चूंकि आर्मेचर से होकर ही संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है, लोड की भी और फील्ड वाइंडिंग की संपूर्ण धारा आर्मेचर से ही होकर प्रवाहित होती है, इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तांबे के इंसुलेटेड वायर से की जाती है, जिससे इसका प्रतिरोध कम होता है, जिससे आर्मेचर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर्मेचर का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग, तो जिससे इसका प्रतिरोध कम होता है, तब इसमें से संपूर्ण धारा प्रवाहित हो पाएगी।
यानी अब आपसे ये पूछे कि शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है अथवा आर्मेचर वाइंडिंग का, तो आप कहेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कम रखने के लिए हम लोग मोटे तार का, तांबे के ही मोटे तार का प्रयोग करेंगे, और इस फील्ड वाइंडिंग के हेतु हम लोग जो है तांबे के ही पतले तारों का और अधिक टर्नों का प्रयोग करते हैं, जिससे इसका प्रतिरोध काफ़ी बढ़ जाता है। और चूंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए 1/R से जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है तब भी। अब हम लोग आगे इसमें इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग जो है इसके विषय में देखते हैं कि कितनी, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, वैसे मेन डायग्राम आपने यहाँ पर देखा बेटा। अब इसके द्वारा हम लोग देखते हैं कि कितनी धारा बहेगी, कितना जो है आर्मेचर में शक्ति उत्पन्न होगा, कितना हमें जो है इनमें बाय लोड से इनका संबंध क्या होगा। ये सारी बातें हम लोग देखते हैं किसमें, शंट डीसी जनरेटर में। ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया शंट डीसी जनरेटर। शंट डीसी जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम हो गया। अब यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो उत्पन्न होगा, वो पहली पॉइंट तो आप लोग जान ही रहे हैं, E बराबर है फाई जेड एन पी अपान 60A वोल्ट। क्लियर हो गया। अगली पॉइंट आप देखें, जब इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल E बनेगा तो धारा आर्मेचर से निकलेगी, उसे हम लोग IA जानेंगे, IA बोलते हैं। IA मीन्स आर्मेचर धारा, और आगे चल के ये दो भागों में बढ़ जाएगी। एक कुछ इधर आएगी फील्ड वाइंडिंग में, तो उसे कहेंगे ISH, और जो इधर हम लोगों के घर में जाएगी, बाय परिपथ में जाएगी, लोड में जाएगी, उसे हम लोग सिंपल I बोलेंगे। तो इस तरह से IA बराबर हो गया ISH प्लस I, ये जाके दो भागों में बढ़ गई, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से अब हम लोग लिखेंगे धारा समीकरण। तो धारा समीकरण बेटा हमारा हो जाएगा IA बराबर हो गया ISH प्लस I। I कौन है, लोड में बहने वाली धारा। यहाँ से आप I बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं, V/R करके। ओम का नियम आप जानते हैं। ऐसे ही यहाँ से अगर आप लोड धारा ज्ञात करें, लोड धारा आपकी कौन सी है, लोड धारा I का मान अगर ज्ञात करना है तो लोड धारा I के लिए यहाँ से आप चलेंगे बेटा, तो कहेंगे V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, देखा ना, यहाँ से V बराबर हो जाएगा I गुणे R। यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ की धारा गुणे यहाँ का प्रतिरोध। तो आप यहाँ से लिखेंगे V बराबर IR, और I बराबर तब हो जाएगा I बराबर V/R। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। I का मान यहाँ से भी आप ज्ञात, इस I का मान आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसर का आप लोग जो है पावर P बराबर या W बराबर, ये भी जानते हैं कि पावर P, जिसको हम लोग W कहें, बराबर होता है VI, बराबर होता है I²R, और बराबर होता है V²/R। तो यहाँ से भी आप I का मान ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले से भी I का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखें, तब यहाँ से हो जाएगा I बराबर W/V।
I बराबर, ये I बराबर हो गया W/V, तो बराबर आप लिख दें W/V, यानी जितना आपके वाट का लोड रहेगा उसमें सप्लाई वोल्टेज V से भाग दे देंगे तो भी आपकी धारा ज्ञात हो जाएगी। क्लियर हो गया? लोड धारा I का मान आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे भी हम लोग और भी बातें करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वोल्टता समीकरण। ध्यान से देखते जाएं, सारी बातें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वोल्टता समीकरण अगर हम लोग देखें बेटा, तो वोल्टता समीकरण हमारा हो जाएगा, अब ध्यान से देखें, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट उत्पन्न हुआ। E का मान 5ZNP/60 A वोल्ट से जितना वोल्ट आएगा, उसके बाद इसका मान इस आर्मेचर का ही रेजिस्टेंस RA कम कर देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर IR। तो जितना इसका और इसका गुणनफल आएगा IA गुणे RA का, इतना जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कर देगा या वोल्टेज को घटा देगा। तब बचेगा यहाँ पर हो जाएगा E माइनस IARA। यहाँ से कितना अब निकलेगा, बना भले जनरेटर में E वोल्ट, लेकिन E को कम कर दिया आर्मेचर का रेजिस्टेंस। कितना कम कर दिया, V बराबर IR से, तो यहाँ पर IA हो जाएगा और RA अगर लिख दें तो इनके गुणनफल के बराबर वो वोल्टेज खा जाएगा। तो अब उस वोल्टेज जितना अब यहाँ से बाहर निकलेगा उसका मान हो जाएगा E माइनस IARA। इतने बचेगा, इतने यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें धारा के चलने के लिए दो परिपथ हो गए, एक परिपथ आपका ये वाला हो गया और एक परिपथ आपका ये वाला हो गया। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सब समांतर क्रम हो गए। जब धारा का विभाजन होता है तो समांतर क्रम हो जाता है। तो समांतर क्रम में आपने वैसे भी पढ़ रखा है कि सब जगह का वोल्टेज समान होता है। घरों में हम लोगों की वायरिंग देखिए ना, समांतर क्रम में आपका बल्ब है, पंखा है, फिर और भी दूसरा सीफेल लगाए हैं, कहीं कुछ है, टीवी चला रहे हैं, तो वो सारे किस में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सब जगह वोल्टेज समान होता है, धारा का विभाजन होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समांतर क्रम में धारा का विभाजन हो रहा है और सब जगह वोल्टेज समान है। तो यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज, सब जगह का वोल्टेज बराबर होगा। क्लियर हो गया? और वो वोल्टेज कौन दे रहा है, हमारा जनरेटर दे रहा है। यानी जनरेटर जितना वोल्टेज दे रहा है वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ भी होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग वोल्टता का समीकरण लिखेंगे। क्या हुआ बेटा, E माइनस IARA। अब इतना निकलेगा और इतना चलेगा। कुल तो बना, जनरेटर को जब हम लोगों ने आर्मेचर को घुमाया और आर्मेचर ने चुंबकीय फ्लक्सों को काटा, तो वो इस फार्मूले से E वोल्ट बनाया और उसका मान सबसे अधिक है। लेकिन वो पूरा जो है यहाँ और यहाँ नहीं मिल पाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E जितना डेवलप होता है उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आर्मेचर के ही तार का जो रेजिस्टेंस है उसी में से धारा बहती है। तो वो धारा IA और आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA, इन दोनों के गुणनफल के बराबर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तब बचता है E माइनस IARA। तो हो गया E माइनस IARA। अब इतने वोल्टेज यहाँ भी होगा, इतने वोल्टेज यहाँ भी होगा, तो बराबर हो गया अब आपका, आप कहेंगे V के, और बराबर V बराबर IR भी है, तो IR यहाँ का वोल्टेज भी है, तो वो इसी वोल्टेज भी, यानी यहाँ का वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर हो गया। तो V और V बराबर IR भी होगा, तो यहाँ का IR भी लिख दिया। बराबर यहाँ का वोल्टेज हो गया, तो इसे कहेंगे ISH गुणे RSH।
ये हो गया आपके वोल्टता का समीकरण। ये हो गया आपके वोल्टता का समीकरण। क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर आप ऐसे चलें तो आप ऐसे भी इन बातों को केवल इतने कंसीडर करें तो आप लिख सकते हैं, इस भी को इधर ले आएंगे तो आप लिख सकते हैं E माइनस भी बराबर, इसको उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा IA/RA। यहाँ से IA बराबर आप ज्ञात कर सकते हैं तो लिखेंगे IA बराबर हो जाएगा E माइनस भी बटे RA। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आर्मेचर धारा का मान आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे IA का मान E माइनस भी बटे RA से, अथवा RA का मान, तो आप अगर इतना कंसीडर करें तो कुछ भी आप ज्ञात कर सकते हैं। IA/RA का मान दिया है, V का मान दिया है, तो इस V में बेटा पक्षांतर कर देंगे तो IA/RA इधर माइनस उधर V की तरफ जाकर जुड़ जाएगा, यानी यहाँ के वोल्टेज में आप IA/RA को जोड़ दें तो बराबर E बच जाएगा। पक्षांतर करके देख लें ना, तो हो जाएगा E बराबर V प्लस IA/RA, यानी लोड पर का वोल्टेज और आर्मेचर द्वारा ड्रॉप वोल्टेज दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात हो सकता है। E का मान इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं और E का मान आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं कि E बराबर लिखेंगे V प्लस IA/RA। देख लीजिए, E बराबर क्या लिखेंगे, V प्लस IA/RA। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। पूरा अगर ये इक्वेशन आपको पता है बेटा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का भी मान इससे। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आपके प्रश्न में दे दिया कि एक जनरेटर जो है इतने जो है विद्युत वाहक बल बना रहा है जिसका RA का मान इतना है, लोड का मान इतना है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इतना है, तो फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा ISH का मान क्या होगा। तो ये आप अब लिखेंगे कि हम जानते हैं V बराबर ISH गुणे RSH। RSH का मान दिया है, V का मान दिया है, पक्षांतर करके ISH का मान ज्ञात हो जाएगा। या ISH RSH का मान दोनों का दिया है, इन दोनों का जितना गुणनफल होगा उतने वोल्टेज यहाँ भी मिलेगा। आपका फार्मूला बता रहा है V बराबर है ISH गुणे RSH। तो इस तरह से कुछ भी आपको दिया हुआ है तो वो आप जो है एकदम क्लियर निकाल सकते हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट बेटा मैंने क्लियर कर दिया, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सब समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में हर जगह का वोल्टेज बराबर होता है और वो वोल्टेज जो है आर्मेचर ही दे रहा है, तो आर्मेचर के वोल्टेज के बराबर यहाँ का भी वोल्टेज होगा और यहाँ का भी वोल्टेज होगा। तो आर्मेचर ने उत्पन्न किया विद्युत वाहक बल E वोल्ट, लेकिन उसको आर्मेचर का ही रेजिस्टेंस इस फार्मूले से वोल्टेज घटा देगा। तो इस फार्मूले से जब वोल्टेज घटा देगा तो अब बच जाएगा E माइनस IA/RA, और इतने यहाँ का भी होगा, इतने यहाँ का भी होगा, तो वहीं बराबर हो गया ISH गुणे V बराबर IR से ISH गुणे RSH, और यहाँ का वोल्टेज V हो गया अथवा V बराबर I गुणे R हो गया। तो वही बातें ऐसे लिखी हुई। अब आप RA का मान भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम लोग इसको मिटा देते हैं, अगला पॉइंट या इधर लिख देते हैं। अगला हम लोग अगर यहाँ पर लिखें आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, तो हम लोग आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति भी जानते हैं। आर्मेचर में
उत्पन्न शक्ति लिख लेंगे। आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति हमारी हो जाएगी, इसमें ई वोल्ट बना, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई वोल्ट और धारा आई ए बही, तो पावर P बराबर VI से। पावर P बराबर क्या होता है, कितनी पावर उत्पन्न हुई या कितनी शक्ति उत्पन्न हुई, तो उसे कहेंगे PA, माने आर्मेचर की शक्ति PA बराबर हो गया VI वाले फार्मूले से, तो E गुणे IA वाट, E गुणे IA वाट। क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि आर्मेचर में इसको नचाने के बाद चुंबकीय फ्लक्स जब ये काटेगा और इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, तो हमारे आर्मेचर में कितनी वैद्युत शक्ति उत्पन्न होगी। ये वैद्युत शक्ति है। आर्मेचर में उत्पन्न कौन सी शक्ति, वैद्युत शक्ति है, जिसका मात्रक वाट में आया। वो कितनी, तो आपका ई वोल्ट बना और धारा आई, तो पावर P बराबर VI फार्मूला हुआ, तो V के जगह पर E रख देंगे और I के जगह पर आर्मेचर धारा IA रख देंगे और आंसर वाट में आ जाएगा। अब अगला आपसे कहें कि लोड प्रतिरोध संबंध, तो लोड प्रतिरोध संबंध, अभी आपको लोड प्रतिरोध संबंध ये आपको निकाला कि लोड का और प्रतिरोध का क्या संबंध है। तो आपने देखा कि अगर हम लोग लोड धारा संबंध या लोड प्रतिरोध संबंध कुछ भी ज्ञात करें, तो लोड हमारा जो है, जिसे आप लोड या भार कहेंगे, भार धारा संबंध अगर कहें, भार धारा संबंध कहें, तो हम लोगों का भार W है, तो हम लोग लिखेंगे W बराबर VI बराबर होता है I स्क्वायर R बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। ये तो हमारा लोड का हो गया। अगर आपको लोड जो है ये वाट में है, तो पावर P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बाई R हो गया। अब यहाँ से I बराबर आपको W बाई V, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यही है I, तो आप लिख सकते हैं I बराबर W बटे V, या आप लिख सकते हैं I बराबर V बटे R, लिखाया गया है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, ये भी ये भी। अब हम लोग आगे चलते हैं। मेन सारी बातें इसकी आपकी ख़त्म हो गई, कुछ भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इस पर ये देखते हैं कि इसकी और विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता बेटा आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लोड है, ये लोड अगर आप जोड़ देंगे और 1000 वाट का आपने जोड़ दिया, तो आपको मालूम है कि 1000 वाट का रेजिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, यही आप पढ़ें, पावर P बराबर V स्क्वायर बाई R। पावर P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है। आप देख लें, ऐसे अलग से देख लें, पावर P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है। अब R अगर हमको ज्ञात करना हुआ, तो या आप कहेंगे या R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे P, और आपका वोल्टेज मान लीजिए कि 200 वोल्ट है या 220 है। अमूमन हम लोग 220 का प्रयोग करते हैं, हम मान लेते हैं 200, तो आपने V स्क्वायर, तो आपका 200 वोल्ट मान लीजिए जनरेटर दे रहा, तो गुणे V स्क्वायर है, तो गुणे 200 हो जाएगा ऐसे। और पावर आपने 1000 वाट का हीटर लगा रखा,
या 2000 वाट का हीटर लगा रखा है। क्लियर हुआ? 1000 वाट ही मानते हैं, तो 1000 वाट का आपने हीटर लगा रखा है, तो पावर की जगह पर 1000 वाट हम लोग इस फार्मूले में पुटअप कर दिया। देख लीजिए, यही फार्मूला है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ से मैंने काट दिया और 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब हो गया 20 दूना 40। कितना हो गया? 40 ओम आ गया। यानी 1000 वाट के हीटर का प्रतिरोध मात्र 40 ओम है, जबकि इस वाइंडिंग का प्रतिरोध जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसका प्रतिरोध हम 200-250 लेंगे, 150 से तो नीचे लेंगे ही नहीं। तो ये इतना इस रेंज में होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 1000 वाट का हीटर लगाएंगे तो उसका देख लीजिए ना कैसे रेजिस्टेंस घट गया। रेजिस्टेंस 40 ओम आ गया। अब इसी जगह बेटा आप यही देख लें, अगर रेजिस्टेंस आप 2000 वाट का निकालें तो पावर P का मान यहाँ पर 1000 के बजाय अब 2000 वाट का यदि हीटर लगाए हैं तो उसकी पावर 2000 रखेंगे। तो अब देखिए इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तब आंसर 40 ओम के जगह पर अब आ जाएगा 20 ओम। देख लीजिए, यानी लोड दुगुना करने पर रेजिस्टेंस जस्ट हाफ हो जाता है, या यूं भी कहेंगे कि लोड बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आधा होता है और लोड घटाने पर आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1000 वाट का जब हीटर लगाए थे तो उसका प्रतिरोध 40 ओम था। 1000 से बढ़ाकर आपने 2000 कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस 20 ओम मात्र हो गया। तो अब क्या होगा कि चूंकि इधर का प्रतिरोध वाट आपने 2000 वाट का हीटर लगा दिया, इधर का रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया। अब IA का मैक्सिमम मान इसी रास्ते से भागेगा, इधर जेबे नहीं करेगा, फील्ड वाइंडिंग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपने देखा कि वो 150-250 ओम है। तो 150-250 ओम में धारा जाएगी नहीं, धारा भी सरल मार्ग से बहेगी। तो इधर का रेजिस्टेंस 40 ओम है, 20 ओम है, 50 ओम है। तो इस तरह से सारी धारा इधर भागेगी, इधर से कोई धारा नहीं जाएगी। जब इधर से कोई धारा नहीं जाएगी, ये चुंबकों वाला है कॉइल, ये कौन सी है? ये फील्ड वाइंडिंग है। तो जब फील्ड वाइंडिंग में धारा जाएगी नहीं तो हमारा चुंबक उत्तेजित नहीं होगा, और जब चुंबक एक्साइट नहीं होगा, चुंबक उत्तेजित नहीं होगा, फ्लक्स उससे निकलेगा ही नहीं। जब ये फ्लक्स निकलेगा नहीं तो आपका वोल्टेज भी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? जब फ्लक्स ही नहीं, ये हमारा आर्मेचर चुंबकीय बल रेखाओं अथवा चुंबकीय फ्लक्सों को ही काटता है। और बराबर आपको बताते हैं बेटा कि फाई समान अनुपाते I होता है, यानी इस कुंडली में फील्ड वाइंडिंग में जितनी तगड़ी धारा जाएगी उतने तगड़ा फ्लक्स निकलेगा, अर्थात उतने तगड़ा चुंबक बनेगा। कम धारा डालेंगे कम फ्लक्स निकलेगा, यानी कम चुंबक बनेगा। धारा का मान एकदम नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं बनेगा, फिर वो साधारण आपका जो है लोहा बना रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब तक इलेक्ट्रिक जाएगी तब तक वो चुंबक रहेगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं रहेगी तो वो चुंबक नहीं रहेगा, केवल हल्का फुल्का उसमें अवशेष चुंबकत्व मौजूद रहता है, ताकि हम अगले दिन उसे फिर स्टार्ट कर सकें। तो क्लियर हो गया कि यदि हम लोड को जोड़ते हैं तो लोड का प्रतिरोध कम होगा, और लोड का प्रतिरोध कम होने से सारी धारा लोड में से भागेगी और इधर धारा जाएगी ही नहीं, अतः हमारा चुंबक एक्साइट नहीं होगा, और फिर जो है चुंबकीय फ्लक्स नहीं कटेंगे तो हमारा जो है वो विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। इसलिए अब क्या करेंगे, जब भी इस शंट जनरेटर को, कौन सा जनरेटर है? शंट DC जनरेटर को जब भी स्टार्ट करना होगा तो आपको यहां से कनेक्शन हटाना होगा, टर्मिनल से कनेक्शन हटाना होगा, लोड का स्विच जो है वो ऑफ करना होगा।
जहाँ से आप चेंज ओवर लगाएंगे या स्विच कर लीजिए लगाएंगे, उस स्विच को ऑफ कर देंगे और उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे। तो जब स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि अब लोड में सप्लाई जाएगी नहीं, अब पूरी सप्लाई क्या होगा कि ये जो हमारा चुंबक होता है, ये जो चुंबक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें हल्का फुल्का चुंबक रहता है और यही वाली वाइंडिंग आपकी जो है, ये वाली वाइंडिंग जो है ये वाली है। तो जब फील्ड वाइंडिंग में अब सारी धारा क्या होगी कि इधर सप्लाई आपकी जा नहीं रही है, सर्किट पूरा नहीं है, तो अब सारा जो इसका हल्का फुल्का चुंबक उत्पन्न होगा अगले दिन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका अवशेष चुंबकत्व तो इसमें बचा रहता है, तो हल्की फुल्की चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और जब हम लोग जो है आर्मेचर को डीजल इंजन से नचाते हैं तो इन चुंबकीय फ्लक्सों को ये हमारा जो है आर्मेचर काटने लगता है और हल्का फुल्का जो है ये विद्युत वाहक बल, हल्का फुल्का विद्युत वाहक बल, क्योंकि फाई का मान बहुत कम है, तो हल्का फुल्का विद्युत वाहक बल बनने लगता है और आर्मेचर में हल्की फुल्की धारा आईए निकलने लगती है और वो सारी आईए अब इसी रास्ते से जाएगी, यानी इन फील्ड वाइंडिंग में से ही होकर जाएगी और हमारा अब जो है चुंबक जो है पहले से ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा। पहले से ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, फिर बढ़े हुए फ्लक्स को हमारा आर्मेचर काटेगा और फिर जो है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बढ़ेगा, धारा बढ़ जाएगी और मालूम हुआ कि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में ये पूरा जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक्साइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फुल धारा प्रवाहित होने लगेगी और फिर ये 220 वोल्ट या 200 वोल्ट जो भी आपको ज़रूरत है वो आपका आर्मेचर जो है डेवलप करने लगेगा, बनाने लगेगा। तब इसी का मान फ्लक्स जब पूरा निकलने लगेगा, यानी हमारा जब ये चुंबक फुल एक्साइट हो जाएगा तब जो है मैक्सिमम फ्लक्स निकलने लगेगा, तब हमें जो है 220 वोल्ट मिलने लगेगा और जब 220 वोल्ट मिलने लगेगा तब हम लोग जो है इसका स्विच जो है ऑन कर देंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे, तब लोड को जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक बात आपके समझ में आ गई कि हम लोग शंट डीसी जनरेटर को जब भी स्टार्ट करेंगे तो बिना लोड के स्टार्ट करेंगे। अगर लोड पर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है ये चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे बोलते हैं वो एक्साइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोड का रेजिस्टेंस कम होता है और सारी धारा आपके लोड से अपना परिपथ पूरा करेगी और शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी नहीं, न तो वो चुंबक को उत्तेजित कर पाएगा और जब फ्लक्स नहीं बनेगा तो आपका विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा, अतः जनरेटर आपका काम नहीं करेगा। अब दूसरी की बात हम लोग देखते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि शंट डीसी जनरेटर को जब भी स्टार्ट करेंगे बिना लोड के स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी की बात देखते हैं, यदि आपने लोड बढ़ा दिया, जैसे इसकी जो भी क्षमता है उससे भी ज़्यादा आपने लोड बढ़ा दिया, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। लोड बढ़ाने पर जैसे इसका आपने देखा बेटा कि यहाँ पर हम लोगों ने लोड बढ़ा दिया, 1000 वाट के हीटर का प्रतिरोध 40 ओम है और 2000 वाट के हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। अब जैसे ही आप लोड बढ़ा देंगे तैसे ही धारा बढ़ जाएगी। ये देखिए ना, रेजिस्टेंस R का मान आ गया, रेजिस्टेंस R कम होगा, जब ये कम होगा तो I अधिक हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, उसी परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाएगा। लोड बढ़ाने पर, ये हम लोग लोड क्या है, ये लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या है, लोड बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा I उसी में अधिक बहने लगेगी, यानी लोड में अब धारा अधिक बहने लगेगी। और जब लोड में धारा I का मान अधिक हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर वाले फार्मूले से बढ़ने लगेगा। और जब बढ़ेगा तो ये एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब सारी धारा मैक्सिमम इसी रास्ते से बहेगी और इधर की धारा का मान घटने लगेगा, इधर धारा जैबे नहीं करेगी। तो इस तरह से आपका जब इसमें धारा का मान कम होगा तो फिर आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल घटने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि इसे बिना लोड के स्टार्ट करेंगे और फिर जब लोड लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लोड ही लगाएंगे, लोड का मान बढ़ाएंगे नहीं। जैसे आपका जनरेटर 1000 वाट के लिए मान लीजिए सपोज कर लीजिए बना है, तो 1000 वाट का ही फिक्स लोड लगाएंगे, उसे जो है 2000, 1500, 1800 नहीं करेंगे। ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि फिर सारी धारा इधर से भागने लगेगी और इसे जितनी धारा एक्साइट होने के लिए चाहिए उतनी धारा इस परिपथ में नहीं आएगी और हमारे फ्लक्स फाई का मान कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, विद्युत वाहक बल का मान घटने लगेगा। और जितने विद्युत वाहक बल का मान घटकर यहाँ होगा उतने यहाँ भी होगा, उतने यहाँ भी होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शंट डीसी जनरेटर जो है वो ड्रॉपिंग टाइप का है, वोल्टता पातन प्ररूपी टाइप का है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, लोड बढ़ाने पर क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा, वोल्टेज घटने लगेगा। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट, क्यों वोल्टेज घटने लगेगा? क्योंकि मैक्सिमम धारा इधर से बहने लगेगी, लोड बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस आर कम हो जाएगा और फिर इधर जितनी एक्साइट होने के लिए इसे करंट चाहिए वो हमारे चुंबकों को नहीं मिलेगी, तो फ्लक्स फाई का मान कम हो जाएगा। फाई का मान कम होते ही हमारा वोल्टता कम हो जाएगी और जितना यहाँ की कम हो जाएगी उतना यहाँ की रहेगी, उतना यहाँ की रहेगी। इस तरह से इसे कहते हैं ये वोल्टता पातन प्ररूपी है हमारा शंट जनरेटर। इसलिए इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग जो है लंबी दूरी के लिए नहीं करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, नज़दीक के लिए करेंगे। लंबी दूरी के लिए करेंगे तो लंबी दूरी का हमारा जो है संचरण लाइन लंबी होगी और फिर वोल्टतापात और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग केवल नज़दीक के लिए करते हैं। मिल कारखानों में एक जगह आपका जनरेटर लगा हुआ है, वहीं से सारी मशीनें फैक्ट्री की चल रही हैं, मोटरें चल रही हैं, तो वहाँ पर करेंगे, उद्योगों में करेंगे, मिल कारखानों में करेंगे, शादी समारोहों में करेंगे कि भाई घर में अपना सप्लाई जा रही है, टेंट में सप्लाई जा रही है, वहीं बगल में लगा दिया। ऐसे जगहों पर करेंगे जहाँ पर कि एकदम नज़दीक सप्लाई देनी है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट इसका प्रयोग है, पहला तो आपने जान ही लिया कि इसका नेचर जो है वोल्टता पाती यानी वोल्टेज ड्रॉपिंग है इसका स्वरूप, नेचर। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब अगला जो प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो कि अमूमन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, वो ये है कि इसी के द्वारा हम लोग जो है बैटरी चार्जिंग करेंगे। आपसे बहुत पूछता है बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर लगाएंगे, तो बैटरी चार्जिंग में यही शंट डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसी शंट डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। एक्साइटर के रूप में भी इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, सब नोट कर लीजिए। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग हम लोग डीसी शंट जनरेटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो बैटरी चार्जिंग में, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे बैटरी आवेशन, बैटरी आवेशन यानी चार्जिंग। आवेशन का मतलब हो गया चार्जिंग। चार्जिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्साइटर के रूप में जो इन चुंबकों को अलग से हम लोग उत्तेजित करेंगे, सेपरेटली एक्साइट करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग जो है डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं एक्साइटर के रूप में, चुंबकों को उत्तेजित करने के रूप में। तो ये और इसका स्वरूप जो है बोल्टता पातन प्ररूपी है, नज़दीक की सप्लाई में होगा, मिल कारखानों में होगा, शादी समारोह में होगा, जहाँ पर नज़दीक सप्लाई देना है उन सब कामों में, और ख़ास करके ऐसे में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसमें हम लोगों का है एक पॉइंट ये देख लें, अक्सर पूछता है OCC, इसे कहेंगे ओपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या कहेंगे? OCC कर्व बोलते हैं। OCC का मतलब हो गया ओपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, CUR। ओपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व या शार्ट में OCC, ये क्या है? जब परिपथ खुला रहेगा, ये ऐसे, जब लोड न जुड़ा हो, जब लोड न जुड़ा हो तो इसे कहेंगे, जब यहाँ से लोड न जुड़ा हो तो इसे कहेंगे OCC शार्ट में या ओपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तब ये क्या बताएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल E और फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा ISH के बीच संबंध बताता है। तो OCC कर्व क्या व्यक्त करता है? अमूमन ये छोटी छोटी बातें पूछता है। तो OCC कर्व जो है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल E, लिख लेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल E व फील्ड वाइंडिंग, प्रेरित विद्युत वाहक बल E व फील्ड वाइंडिंग करंट। अगर फील्ड वाइंडिंग को हम लोग IF कहें, IF यानी फील्ड वाइंडिंग करंट में संबंध व्यक्त करता है, में संबंध व्यक्त करता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही है दूसरा ICC, इंटरनल। अब I का मतलब हो गया इंटरनल, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये हो गया। शार्ट में इसे कहेंगे ICC। ये इंटरनल है बेटा, आंतरिक है। तो ये जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E और आर्मेचर धारा IA के बीच में संबंध व्यक्त करता है। तो ICC कर्व जो है या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या, या ICC क्या व्यक्त करता है? तो यह कर्व जो है, लिख लें, यह कर्व E
ई समझ रहे हैं। आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई व आर्मेचर धारा IA, आर्मेचर धारा IA के इन दोनों के बीच के संबंध को, ये अंदर है तो इसे कहेंगे ICC अथवा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो E व I के बीच संबंध व्यक्त करता है। संबंध व्यक्त करता है। यही छोटी छोटी पॉइंट्स पूछ लेता है कभी कभी कि ICC किनके भी संबंध व्यक्त करता है। अभी इनकी भी चर्चा आपको करेंगे, पूरा कर्व बना के समझा देंगे। अभी आपने कहा ना कि ये बोल्टता पातन प्ररूपी है, ड्रॉपिंग टाइप का है, तो जब आप ओपन सर्किट वाला देखेंगे, ओपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व वाला देखेंगे, OCC वाला देखेंगे, जब ये खुला रहेगा तब उस समय का है, तो उस समय E और ISH यानी इसे हम फील्ड वाइंडिंग कहेंगे के बीच का संबंध है। तो सारी धारा इधर से जाएगी, तो उस समय E का मान बहुत प्रबल होगा। तो वो जो हम लोगों का ग्राफ आएगा, अगर आपका जो है ऐसे, अभी हम केवल छोटा सा आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं, तो अगर जो है ये आपका ISH है या IF है, फील्ड करंट इधर की ओर है और प्रेरित विद्युत वाहक बल E आपका इधर की ओर है, ऐसे है E, या ऐसे मैं लिख देता हूँ E ऐसे, ये E इधर की ओर ऐसे है और ये आपका I इधर की ओर है। तो आप देखेंगे कि सारी धारा इस रास्ते से, क्योंकि ये ओपन है तो इधर से, तब क्या होगा कि ये चुंबक हमारा तेज़ी से एक्साइट होगा और हमारे विद्युत वाहक बल का मान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये हमारा ग्राफ जो है या कर्व जो है वो इस टाइप से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और फिर ये ऐसे होने लगेगा, ऐसे होने लगेगा, क्योंकि जैसे ये संतुष्ट हो जाएगा, हमारा चुंबकों का उत्तेजन संतुष्ट हो जाएगा, हमारे चुंबक 100% एक्साइट हो जाएंगे, तो फिर जो है हमारा विद्युत वाहक बल इसी जगह, मान लीजिए यहाँ 200 वोल्ट हो जाता है तो इसी पर, या 220 हो जाता है तो फिर इसी पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन चढ़ेगा बहुत तेज़ी से। तो इस तरह से यही है हमारा OCC कर्व। OCC कर्व किसके बीच में है? IF यानी फील्ड वाइंडिंग और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच में, और वो ग्राफ हमारा ऐसे प्राप्त होता है। यही है OCC कर्व। क्लियर हो गया? इसी तरह से ICC है, यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसमें भी हम जो है E और IA के बीच में ग्राफ खींचेंगे, और ऐसे ही हमारा तीसरा है ECC, एक्सटर्नल, इसे कहेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। कर्व ये जो है अब बाह्य परिपथ वाला कर्व है, एक्सटर्नल ये वाला है हमारा बाह्य परिपथ। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। तो बाह्य परिपथ हम लोगों का जो है वो घर है, घर में जहाँ पर हम लोग जनरेटर से सप्लाई ले जाएंगे और बल्ब पंखा चलाएंगे, वो हमारा बाह्य है। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो हम लोग खींचेंगे E और I के बीच, यानी लोड करेंट और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच। तो लिख लें, यह कर्व प्रेरित विद्युत वाहक बल E व लोड धारा जो हम लोगों के घरों में धारा जाती है उसे हम लोग I ही कहेंगे। तो लोड धारा, कहीं कहीं लोड धारा को IL भी कहते हैं। तो लोड धारा, यहाँ पर हम लोगों ने I लिखा है लोड धारा को, तो लोड धारा हिंदी में कह दिया। तो लोड धारा I के बीच
संबंध व्यक्त करता है। अभी इस पर हम लोग और चर्चा कर लेंगे, केवल शार्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो ये जानते रहें। तो इस तरह से हम लोगों का डीसी शंट जनरेटर के विषय में मेन सारी बातें हो गई हैं। अब समय भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बेटा। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।